गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। तो 4, 5 और 6 आप लोगों को दिया था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि हमें करना कुछ नहीं है, हर जगह वही करना है और आने वाले आगे के क्वेश्चन में भी यही है। तो अब आप आगे जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें करना, बस एक बार सीखना है करके सीखिए, रटना है करके करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज मैं 7वें क्वेश्चन से बताता हूँ और कई सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, क्योंकि वह पुराने क्वेश्चनों की तरह ही हैं। तो देखते हैं फिर आगे 7वें प्रश्न की ओर को चलते हैं। तो देखिए 7वां प्रश्न जो है, ये मैंने इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए आपको एक ही कोई अवयव दिखाई नहीं देंगे ऐसे ही, तो आपको कोई अवयव मानने पड़ेंगे अपने आप। ठीक है, तो जरा देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी हमें समुच्चय ए दिया है और क्या दिया है वो, कि पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का एक समुच्चय है, मतलब सारी पुस्तकों को इकट्ठा कर दो, उन सबका जो बनेगा समुच्चय वो क्या है हमें दिया गया है। ठीक है, तो उसके आगे देखिए आर आपको क्या दिया है, आर एक संबंध दिया है एक्स कॉमा वाई के रूप में। अगर एक्स कॉमा वाई है तो इसका मतलब एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, यानी समान पेजों की संख्या के लिए आपको संबंध दिया है, आपको दिखाना है एक तुल्यता संबंध है करके सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम करते हैं फिर इसे। तो देखिए किस तरह से करा है। 7वें प्रश्न में ए लिख लिया है हमने कि हमारे पास जो है समुच्चय आर भी लिख दिया है और ये भी लिख दिया है। स्वतुल्य दिखा रहे हैं। स्वतुल्य में देखिए माना ए बिलोंग्स टू ए, यानी हमने एक कोई किताब इसमें से मान ली ए नाम की। ठीक है, उसको माना कि वो ए जो एक किताब है उसको ए नाम दे दिया और वो इस ए समुच्चय में से ली गई है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए होते हैं, एक किताब, दो किताब, इस तरह से अवयव चाहिए होते हैं। तो इसके लिए हमें पता है कि स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ए कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, इस आर में होना चाहिए, यानी इसकी जो ये परिभाषा है इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए और ए का मतलब क्या होगा, जैसे एक्स और वाई का मतलब एक्स था वाई में पेजों की संख्या समान है, तो इसमें क्या होगा ए और ए में पेजों की संख्या समान है, यह होगा। और अब बताइए ए और ए दोनों सेम ही किताबें हैं तो पेजों की संख्या तो समान होगी, तो जो सत्य है आगे आ गया। ठीक है, और लिख सकते हैं कि अतः आर स्वतुल्य है। अब बढ़ते हैं आगे सम्मित। सम्मित में हमने क्या किया, हमें दो किताबें चाहिए होंगी पहली बात तो हमने एक को ए और एक को बी नाम लेकर ए में से ले लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले आपको यदि एक चीज़ माननी पड़ती है और दूसरी चीज़ दिखानी पड़ती है। तो पहली चीज़ माननी जो पड़ती है वो ए कॉमा बी आर में है, ये मानना पड़ता है। इसका मतलब ए तथा बी में पेजों की संख्या, ये ऊपर लिखा है, समान है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए आर में ही। अब इसका मतलब क्या होगा कि बी तथा ए में पेजों की संख्या समान है होगा, परिभाषा में यही दिया है, जो पहले है उसको पहले लिखो, बाद में है बाद में लिखो, बाकी जो दिया है सेम वैसा ही लिख दो। ठीक है, तो बी कॉमा ए का मतलब क्या होगा, बी और ए में पेजों की संख्या समान है। ऊपर हमें यदि हमने माना था कि ए और बी में पेजों की संख्या समान है, दो किताबें हैं, एक किताब ए है एक बी है, उन दोनों में पेजों की संख्या समान है, ये हमने मान लिया। अब बी और ए में कहेंगे उल्टा बोलोगे तब भी तो बात एक ही है ना, अलग तो है नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं होगी और जो सत्य है लिख लीजिएगा, और आगे लिख सकते हैं आता है आर सम्मित है। ठीक है, तो आसान है। अगला संक्रामक। संक्रामक में 3 चाहिए होते हैं तो 3 किताबें ले ली, और हमें यहाँ 2 चीज़ें दी गई होती हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दिया होता है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर दिया होता है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है, और बी कॉमा सी का मतलब बी और सी में पेजों की संख्या समान है। इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। अब दोनों समीकरणों को देखो, ए और बी में पेजों की संख्या समान है, बी और सी में पेजों की संख्या समान है, यानी ए और सी में भी समान होगी ना, ए और बी में समान है और बी और सी में समान है। तो ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर भी होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आई, हमें लिखा समीकरण 1 व 2 से ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है, ये हमें मिल गया। अब इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो अतः आर संक्रामक भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, तीनों को हमने अब समीकरण ए बी और सी मान लेंगे, और इस तरह से नीचे लिख देंगे कि समीकरण ए बी सी से क्या हो जाएगा, तीनों चीज़ें दिखा रहा है तो आर एक तुल्यता संबंध है, ये हो जाएगा। ठीक है, 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहले देख लीजिए 8वां प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा 8वां प्रश्न। देखिए अब क्वेश्चन को अच्छे से समझना। 8वें प्रश्न में दिया है सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5, ये दिया है हमें, और आर एक संबंध दिया है ए कॉमा बी। यहाँ पे देखिए मॉड लगा रखा है, मॉड ए माइनस बी सम है, यानी ए माइनस बी जो है वो अगर ऋणात्मक आएगा तो मॉड का मतलब होता है उसको धनात्मक कर देना। ठीक है, और धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा, वो सम है कह रहा है, दोनों को जब घटाते हैं तो सम आएगा कह रहा है। ठीक है, इसको आपने तुल्यता संबंध दिखाना है।
साथ ही ये पार्ट तो हम करेंगे। दूसरा पार्ट देखिए, आगे लिखा है प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रमाणित मतलब इसका आपको क्या देना है, कारण देना है, ठीक है। तो कारण आपको मैंने सिखाया है, 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ऐसा ही पीछे कराया था। तो उसी की तरह क्या लिखोगे, क्योंकि ये सभी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ऐसे 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि ये सभी अवयव सम है। उसके बाद परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप कि विषम संख्याएं सम संख्याओं के साथ संबंधित नहीं होती हैं किसी भी तरह से। तो ये दूसरा पार्ट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये आपको लिखा चुका हूँ और आपने ऐसा ही पीछे किया हुआ है। तो पहला वाला पार्ट हम करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले पार्ट की ओर। तो देखिए पहले पार्ट पे हमने लिखा है कि ए, आप देख रहे होंगे ए 1, 2, 3, 4, 5 है और आर बराबर ए कॉमा बी, ए माइनस बी जो आएगा दोनों को घटाने पे वो सम संख्या आएगी, ठीक है। और इसको ही हमें दिखाना है तुल्यता, स्वतुल्य लेते हैं। तो देखिए इसी पांचों अवयवों में से एक अवयव मैंने एक ले लिया और मैंने 1, 1 दिखाना पड़ता है स्वतुल्य में। 1, 1 का मतलब परिभाषा के अनुसार 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 आएगा और 0 को सम संख्या हम मान सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 0 ना ही सम होती है ना ही विषम संख्या होती है, लेकिन इसे हम सम के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है तो इसलिए सम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग जाता है और 0 में आप 2 से भाग दोगे तो 0 आएगा, यानी जा रहा है भाग, ठीक है। तो यानी एक तरह से ये सम संख्या है, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है, ठीक है। तो बाद में कभी इस पर बात करेंगे। तो आगे देखिए ये सम आ गया, यानी परिभाषा को कर रहा है। तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर और आर स्वतुल्य ही लिख देंगे और समीकरण ए भी मान लेंगे। अब आते हैं सममितता पर। देखना, ध्यान देना, आप 1 से 5 तक की ही संख्याएं लोगे जो दिए गए हैं, हम 6 नहीं लेंगे, ठीक है, कभी भी। तो मैंने क्या किया, सममितता में 1 और 3 इन दो को ले लिया। क्यों लिया? और इसमें एक चीज़ आपको माननी पड़ती है, 1, 3 जो है वो आर को करता है। 1 और 3 ही क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब मैं 1 और 3 को घटाऊंगा ना तो -2 आएगा और मॉड का मतलब होता है प्लस करना, तो 2 आ जाएगा जो कि सम संख्या है। हमें सम लाना है और यदि वाली चीज़ हमें माननी पड़ती है सममित में, पहली चीज़ माननी पड़ती है, उसका उल्टा दिखाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैंने 1 और 3 लिया। 1 और 5 भी ले सकते हो क्योंकि घटाने पर 4 आएगा। 1 और 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 ऊपर है ही नहीं ए के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें भी ध्यान रखना। तो ये चीज़ हमने मान ली, तो हमें उल्टा दिखाना पड़ेगा 3 और 1 भी। तो 3 और 1 का मतलब 3 माइनस 1 बराबर 2 आया, ये भी सम है, यानी इसका मतलब ये भी आर में होगा। 3, 1 भी आर में होगा, इसका मतलब ये आर क्या है, सममित है। इसको समीकरण बी मान लिया। आगे बढ़ेंगे संक्रामक की ओर। संक्रामक में हमें 2 चीज़ें माननी पड़ती हैं। 1, 3 ले लिया हमने, दूसरा 3 से जोड़कर लिखना पड़ता है, 3, 5 लिया हमने, ठीक है। 5 तक का संख्याएं हैं वहाँ पर ऊपर ए के अंदर, इसलिए लिए हैं। मैं यहाँ 3, 7 नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब 1, 3 अगर आर में है और 3, 5 भी आर में है ये जरा देखना, घटाओगे तो 2 आएगा और घटाओगे 2 आएगा, सम संख्या आ रही है। तो आपको क्या दिखाना पड़ता है, 1 और 5 को भी आर में दिखाना होता है। तो 1 और 5 को हल किया हमने, 1 माइनस 5 -4 आ जाएगा और -4 हटेगा तो 4 आएगा। 4 क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए ये भी आर में होगा। अतः आर क्या है, संक्रामक है, यानी संक्रामक ये भी हो गया। उसके बाद समीकरण ए बी सी से हमने देखा तीनों चीज़ें हो रही हैं, तो यानी तुल्यता संबंध है, यानी सिद्ध हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्ट 2 आपने करना है, अभी समझा दिया मैंने कि क्या था। 1, 3, 5 क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि सारे विषम हैं। 2 और 4 एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि ये भी विषम है। लेकिन 1, 3, 5 और मतलब हाँ 1, 3, 5 और 2, 4 संबंधित नहीं है क्योंकि ये विषम वाले सम से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 9वां और 10वां क्वेश्चन। देखिए मैंने लिखा है, टिक किया है, यानी ये आपको करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि बहुत ही आसान है। अब देखते हैं, जैसे पहले किए थे वैसे ही क्वेश्चन होंगे तभी होंगे, फिर नहीं तो नए क्वेश्चन तो दिए नहीं जाएंगे, ठीक है। इससे आपको प्रैक्टिस होगी तब आपको दिया गया है। तो 9वां प्रश्न देखते हैं और 10वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए आप। 9वां प्रश्न में दिखाया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है? जेड बताइए क्या है? जेड है आपका क्या, पूर्णांकों का समुच्चय, यानी 0, 1, 2 और ऋणात्मक में भी -1, -2 चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर दिया है कि x जो है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा और 12 से छोटा और 12 के बराबर होगा, यानी 0 से लेके 12 तक की संख्याएं आएंगी जेड के अंदर। तो इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, इसके नीचे a बराबर 0, 1, 2 डॉट डॉट कर लेना और 12 तक, इससे आगे को नहीं होंगी ना इससे पीछे को होंगी, समझ गया ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
आगे देखो आर दिया है आपको और तुल्यता संबंध दिखाना है प्रत्येक के लिए, पहले पार्ट के लिए भी दूसरे के लिए भी। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए खुद ही। पहले में दिया है a माइनस बी, 4 का एक गुणज होगा। गुणज मतलब 4 के पहाड़े में आता होगा वो। ठीक है, 4 8 12 16, बड़ा भी हो सकता है, 40 से भी बड़ा हो सकता है, 44। तो 4 से भाग, उसमें भाग जाना चाहिए या 4 के पहाड़े में आना चाहिए, गुणज ही होता है पहाड़े का मतलब। तो इसको आप वैसे स्वतुल्य करोगे, सम्मित करोगे और संक्रामक करोगे, सेम तरीका है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, ऐसा ही अभी हम कर चुके हैं पर पे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अगला a कॉमा बी, इसका मतलब होता है a बराबर b है। इसको भी आपने तीनों ही चीज़ें इसमें आपको दिखानी है, समझ गए आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न मैंने क्यों कहा कि आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये आपको करना नहीं है। ठीक है, करना नहीं है, खाली समझिए। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला पार्ट दिया है, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। आपको ऐसा उदाहरण देना है। पेपर में कभी ऐसा प्रश्न आता नहीं है कि उदाहरण दो अपने मन से बनाकर। ठीक है, क्वेश्चन देंगे, इसको करो कहेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं और आगे करने वाले हैं। जो भी प्रश्न आपको जिसमें दिखता है कि सम्मित आ रहा है और स्वतुल्य नहीं आ रहा है ना संक्रामक, उस उदाहरण को इसके आगे लिख देना कि प्रश्न संख्या ये वाला उदाहरण है। दूसरा वाला, इसमें ये चीज़ बतानी है, स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो, ना स्वतुल्य हो ना सम्मित, इसमें अलग तरीके से बताने हैं उदाहरण। तो ये उदाहरण देने वाले प्रश्न हैं, ये आपको करने नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो 1 से लेके 13 तक के हम जो प्रश्न कर रहे हैं, इसके अंदर कई सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इनमें से कुछ ना कुछ को लेते होंगे, तो वो इनके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ना है। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो 11वें प्रश्न में देखिए क्या दिया है, किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, यानी आपको जो समुच्चय ए दिया है ना, वो क्या है, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, यानी बिंदु हैं, जितने भी बिंदु होंगे, ये बहुत सारे बिंदु हैं, मान लीजिए एक समतल है, इसमें बिंदु हैं, तो इन सभी का एक समुच्चय है, वो ए है। यानी सिर्फ भाषा में लिखा था तो समझना आपको है। साथ में आपको एक संबंध दिया है आर बराबर पी कॉमा क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। मान लीजिए ये आपके पास एक क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई अक्ष ऐसे करके, और ये बीच में जो होता है इसको क्या कहते हैं यहाँ, मूल बिंदु ओ। इसके क्या होते हैं, ठीक है, निर्देशांक 0 0। अब P यहाँ कहीं है, एक कहीं पर बिंदु P है। ठीक है, तो वो बिंदु P जो है और दूसरा बिंदु एक Q है यहाँ कहीं। कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, यानी O से लेके P तक की दूरी और O से लेके Q तक की दूरी समान है। कह रहा है अगर दो बिंदु आप लोगे तो ऐसे ही बिंदु लोगे जिनकी दूरी केंद्र से समान होगी। ठीक है, यह आपको दिया है R क्या संबंध। ठीक है, इसे आपको क्या दिखाना है, तुल्य दिखाना है, तो ये हम दिखाएंगे। और दूसरा पार्ट कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू, ऐसे लिखा है, देखिए मैंने तभी पीछे बता दिया था, 0 0, यानी जो P है ना वो 0 0 नहीं होगा। 0 0 कहाँ पे होता है, केंद्र में, यानी P जो है वो केंद्र में नहीं होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कुछ ना कुछ दूरी पर होगा वो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम दिखाते हैं फिर, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए वापस आते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। ये रहा, मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं। एक जो है वो किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है, आर जो है ये लिखा है पी की दूरी और क्यू की दूरी। अब देखिए इतना लंबा नहीं लिखेंगे हम, पी की मूल बिंदु से दूरी और क्यू की। पी की मूल बिंदु से दूरी को डी पी से दिखा रहे हैं, डी मतलब होता है डिस्टेंस और पी मतलब पी की दूरी, और डी दूसरे डी का मतलब ये भी डिस्टेंस, और क्यू का मतलब इसके नीचे क्यू की दूरी, ये दोनों समान है मतलब दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से अब हम जहाँ भी हमें पी और क्यू बराबर दिखाना होगा, इतना बड़ा ना लिखते हुए हम इसको लिख देंगे। ठीक है, जो भी बिंदु लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो इसको तुल्यता दिखाना है। चलिए स्वतुल्यता पर आते हैं। स्वतुल्य या स्वतुल्यता भी लिखे रहते हैं कहीं पे। ठीक है, तो माना हमने एक कोई बिंदु मान लिया ए, जो ए के अंदर है, तो ए भी क्या होगा, उस चीज़ को दिखाएगा, यानी जो पहला वाला है डी ए, मूल बिंदु से ए तक की दूरी, और दूसरा ये वाला, दूसरा वाला ए, ये वाला ए है, पहला वाला ए, ये वाला है डी ए, तो डी ए बराबर डी ए, ये तो होता ही है, तो जो सत्य है, और आर स्वतुल्य हो गया। ठीक है, सम्मितता की ओर चलेंगे। दो बिंदु चाहिए, दो ले लिए हमने, और इसमें हमने कहा कि यदि ए कॉमा बी होगा, ये हमने लेना पड़ता है, ए कॉमा बी आर में है, तो इसका मतलब ए मूल बिंदु से ए तक की दूरी और मूल बिंदु से बी तक की दूरी बराबर है, यही होता है परिभाषा में। तो आपको बी कॉमा ए भी दिखाना है। बी कॉमा ए का मतलब मूल बिंदु से बी तक की दूरी बराबर मूल बिंदु से ए तक की दूरी, और ये तो सत्य है। कैसे, अभी आपने ऊपर ये चीज़ ली है, अगर इसको सीधा लिखो या उल्टा लिखो बात तो एक ही है, तो इसलिए ये सत्य हो गया, और अतः आर जो है वो सम्मित हो गया। ठीक है, ये चीज़ अगर दिखा दे रहा है तो। संक्रामक की ओर चलेंगे, दो चीज़ें लेनी पड़ती हैं हमने, तीन बिंदु चाहिए हमें। ठीक है,
ए बी जो है सी में आर में होना चाहिए और बी सी ये भी आर में होना चाहिए। पहले का मतलब डी ए और डी बी बराबर, दूसरे का मतलब डी बी और डी सी बराबर। तो दोनों समीकरणों को देखा आपने, डी ए डी बी के बराबर है, डी बी डी सी के बराबर है। तो डी ए को अगर हम डी बी को हटा दें तो डी ए डी सी के बराबर भी तो होगा। तो यही लिखा हमने 1 और 2 से, डी ए जो है वो डी सी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ए कॉमा सी भी आर में है। ठीक है, अतः आर जो है वो संक्रामक हो गया और तीनों समीकरण को लोगे तो एक तुल्यता संबंध हो जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पर, जो लिखा था कि P नॉट इक्वल टू 0, ये यानी केंद्र में जो है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। इसे आपने सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मतलब आप क्या करोगे, जो चीज़ इसने कही है ना करके दिखा दो। यानी हमने एक ये बनाया, ये रहा केंद्र, ठीक है, और P एक ये बिंदु है, वो जो कहानी है 0 0 पर नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं है, O के साथ में नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा। P हो गया, तो कह रहा है कि इसका एक समुच्चय है, वो क्या, कैसा समुच्चय होना चाहिए, जिसकी दूरी OP, जितनी दूरी OP है ना उतनी दूरी एक और लोगे और वहाँ पर एक दूसरा बिंदु Q आ जाएगा। ऐसे एक बिंदु इधर ले लोगे OR, एक बिंदु और ले लो इतनी ही दूरी पर जितना OP की थी OS, एक और ले लो OA। तो ये सारे बिंदुओं का जो समुच्चय है ना, यही क्या है, इसकी बात कर रहा है। अब इन सारे बिंदुओं को अगर आप मिलाओगे इस तरह से तो आपको एक वृत्त मिलेगा और जिसका केंद्र कहाँ मिलेगा, ओ पर मिलेगा। अगर आप इस पर लगाकर रखोगे प्रकार को तो इस तरह से बनेगा, बस ये दिखाना है। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। तो ये चीज़ आप एक बार दिखा दोगे तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, बना दोगे एक ये गोला। ठीक है, तो इतने से हो जाएगा। 12वां प्रश्न का ऊपर का हिस्सा आपको खुद करना है। ठीक है, और दूसरा पार्ट मैं करा रहा हूँ। पहला पार्ट आप कर चुके हो 12वें का शायद, देखते हैं। तो 12वें प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको दिया था घर से, T1 और T2 क्या होंगे, समरूप होंगे त्रिभुजों के समुच्चय में। मैंने आपको कराया था सर्वांग सम वाला, तो कहा था कि पहला पार्ट कर लो, तो आपने करा होना चाहिए, नहीं किया तो आप कर लेना। उसके आगे देखो, भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, यानी T1 एक समकोण त्रिभुज है कोई इस तरह से। ठीक है, इसकी जो भुजाएं हैं ना वो 3 4 5 हैं, यानी ये 3 होगी, ये 4 होगी, बड़ी वाली जो होगी वो ये कर्ण होगा। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा 5 12 और 13 का दूसरा त्रिभुज T2 है, ऐसे करके 5 12 बड़ी भुजा ये होगी 13, इसका नाम T2 है। ऐसे तीसरा एक और त्रिभुज है, कह रहा है आगे पे लिखा है 6 8 और 10 वाला, 3 त्रिभुज हैं, इन पर विचार करिए। कह रहा है देखिए इनको कि T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, यानी एक दूसरे संबंधित होने चाहिए त्रिभुज। ऐसे कौन से त्रिभुज हैं इन तीनों में, तो हम देखते हैं कि कौन से त्रिभुज हैं। ठीक है, तो ये हमने त्रिभुजों की भुजाएं लिख दी। T1 की भुजाएं 3 4 5, T2 की भुजाएं 5 12 13, T3 की भुजाएं 6 8 और 10। अब हम देखते हैं कि कौन सा इसमें से क्या है एक दूसरे से संबंधित है। आपको पता होगा दो त्रिभुज आपस में कब कैसे संबंधित होते हैं, क्लास 9 9th में और 10th में आपने पढ़ा। 9th में पढ़ा आपने सर्वांग समता पढ़ी थी। 10th में आपने पढ़ा था क्या, समरूपता। तो आपने सर्वांग समता के बहुत सारे रूल पढ़े होंगे। क्या क्या पढ़े होंगे सर्वांग समता के, एस एस एस, यानी तीनों भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हों तो वो सर्वांग सम होते हैं। फिर एस ए एस, एक भुजा दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण, अगर दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और एक कोण के बराबर हो तो भी होता है। लेकिन बाकी जो होते थे ना सब में ये ए आ रहा है, ए मतलब एंगल कोण। अब कोण तो यहाँ दिया नहीं है भुजाओं में, हमें सब भुजाएं दी हैं। ठीक है, तो हम भुजाओं में हमारे पास सिर्फ एक ही नियम है, अगर इनमें से कोई दो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, तो वो उनकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी आपस में। कहीं भी दिख रही हैं आपको तीनों भुजाएं, एक भुजा भी बराबर नहीं दिख रही है किसी की। ठीक है, तो यानी ये सर्वांग सम के तरीके से तो नहीं है एक दूसरे से संबंधित। दूसरा तरीका समरूपता होता है। समरूपता में एक आता है आपका कि अगर तीनों भुजाओं का अनुपात, ये लिखा है जो मैंने, समान हो तो वो समरूप होते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित हैं समरूप के रूप में। ठीक है, और दूसरा एक और भी होता है समरूपता का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि तीनों के कोण जो है वो आपस में अगर बराबर हों, तीनों कोण, पहला कोण पहले कोण के बराबर, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे कोण के बराबर, तब भी समरूप होते हैं। लेकिन यहाँ कोण तो दिया नहीं है तो वो तो हम कर नहीं सकते यहाँ पर प्रयोग। तीसरा होता है दो भुजाओं का अनुपात और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो तो। अब फिर से कोण आ गया तो तीसरा वाला भी नहीं हो सकता। यानी एक ही तरीका है कि भुजाओं का अनुपात। तो हमने देखो तीनों की भुजाओं का अनुपात यहाँ नीचे रखा है। T1 और T2 का करोगे अगर आप तो 3/5 4/12
5/13 क्या कोई बराबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, इसलिए T1 और T2 का नहीं किया है। हमने T1 और T3 का किया है, बाकी T2 और T3 का करोगे तब भी नहीं। लेकिन T1 और T3 का जब अनुपात निकालोगे ना, 3/6 यानी 1/2 आया, 4/8 1/2 आया, 5/10 1/2 आया, यानी बराबर आ रहा है। यानी किस किस के त्रिभुज का आ रहा है? T1 और T3 का। तो हमने कहा कि T1 और T3 परस्पर संबंधित हैं। कैसे संबंधित हैं? तो आप कहोगे समरूपता के आधार पर। समझ गए? बस इतना सा है। अब आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न का भी पहला पार्ट आपको खुद करना है, दूसरा पार्ट मैं बताऊंगा। पहला पार्ट कैसे करना है तो जरा देखते हैं फिर 13वें प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न में देखो, पढ़िए क्या है। समस्त बहुभुजों के समुच्चय। बहुभुज क्या होते हैं? जिनकी भुजाएं 3 या 3 से ज़्यादा होती हैं और एक क्या बनाते हैं, वो बंद आकृति बनाते हैं। जैसे 3 वाला त्रिभुज, 4 वाला आयत या वर्ग, 5 वाला पंचभुज, ठीक है, 6 वाला षडभुज, ऐसे चलते रहेगा। वो सारे क्या हैं कह रहा है? बहुभुज हैं, ठीक है। उनमें बोल रहा है आपसे P1, आपको ये तो समुच्चय मिल गया। P1, P2 का मतलब क्या है कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्याएं समान है। यह आपको दिया है एक क्या संबंध, इसे आपने तुल्यता संबंध दिखाना है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आप सेम वही तरीका करोगे, आराम से आ जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है? 3, 4 और 5 भुजा की लंबाई वाले समांतर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 हैं। उसके सभी अवयवों का समुच्चय लिखिए रहा है, उससे बनने वाला समुच्चय लिखिए जो इससे संबंधित हो। तो बताओ, एक समकोण त्रिभुज है, उससे बनने वाला जो भी समुच्चय होगा उसके अंदर सारे त्रिभुज जो होंगे वो समकोण त्रिभुज ही तो होंगे, तभी तो संबंधित होंगे एक दूसरे से, नहीं तो हो ही नहीं सकते। तो इसका उत्तर क्या होगा? समस्त समकोण त्रिभुज ये होंगे इसके, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या हमने यही लिखा है। तो देखिए, 3, 4, 5 से संबंधित समकोण त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा? सभी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय ही इसका समुच्चय होगा। समझ गए? चाहे उसकी भुजा की लंबाई कितनी भी हो, जितनी भी होगी, तो वो एक दूसरे से समरूप होंगे। समझ गए आप? या कुछ ना कुछ एक दूसरे संबंध दिखाते होंगे, समकोणता का ही एक संबंध मान सकते हैं उनके बीच में, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न का भी पहला पार्ट खुद करना है आपको। देखिए क्या है फिर 14वां प्रश्न। सेम है कि एक्स वाई, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में, एक्स वाई मतलब ये लंबाई और चौड़ाई होती है जो ना, इसमें सिर्फ हम रेखाओं को बना सकते हैं। तो इनका रेखा का समुच्चय एल है, यानी एल आपको समुच्चय दिया है, रेखाओं का समुच्चय, सारी रेखाएं आ जाएंगी। संबंध दिया है आर L1, L2, L1 समांतर है L2 के। तो अब आपको दिखाना है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो आपको सेम वही 3 चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। पहले में L1 लोगे तो L1 के समांतर होता ही है, आपको पता होगा। ये एक रेखा है, इसके ऊपर दूसरी रेखा बना दो तो ये दोनों समांतर हैं। दूसरा आप लोगे कौन सा? सममित। आप कहोगे L1 समांतर है L2 के, तो आप दिखाओ L2 समांतर है L1 के। अब आप बताओ, एक भुजा, एक जो रेखा है वो दूसरी रेखा के समांतर अगर होगी तो दूसरी वाली भी तो पहले के समांतर होगी ना, तो सीधे हो गया। ऐसे ही आप तीसरा भी करोगे। मेन आता है दूसरा हिस्सा। रेखा y बराबर 2x+4 के से संबंधित रेखाओं का समुच्चय बताइए। एक रेखा आपको दी है, इससे बनने वाले जितने भी जो भी समुच्चय होंगे जो इससे इसके जैसे दिखते होंगे, उन सबको क्या करना है आपने? उनका समुच्चय बनाना है। तो वो क्या होगा? तो वो है, देखिए ये रहा, वो है आपका y = 2x+k। यानी ये जो 4 लिखा है ना, इस 4 की जगह पर अगर आप 3, 2, 1, -1, 0 कुछ भी रख दोगे ना, तो जो रेखाएं बनेंगी वो सारी की सारी उस समुच्चय में आएंगी। तो मैंने उसको एक बनाने का तरीका लिखा है। क्या लिखा है? y बराबर 2x+k लिख दिया है। k की जगह पर क्या आएगा? z आएगा। z क्या? सारे के सारे पूर्णांक। कौन से वाले पूर्णांक? ये लिखे हैं 0, 1, 2, 3, कॉमा डॉट डॉट है, और -1, -2 डॉट डॉट है। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो इस तरह का जो भी समुच्चय बनेगा वही इससे संबंधित होगा, इस रेखा से। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, तो ये इतना ही है बस। 15वें की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है। उदाहरण 4 और प्रश्न नंबर 6 की तरह है। तो जरा देखें फिर 15वां प्रश्न आखिर है क्या। ये देखिए, ये 4 ऑप्शन हैं, एक को सही करना है, 3 गलत होंगे। आपको दिया है एक ये समुच्चय ए, आर आपको दिया है, देखिए इस तरह से सारे अवयव दिए हैं इसमें। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, या कौन सी चीज़ नहीं है। तो यह आपको पता है कि कौन सा। प्रश्न संख्या 6 को और उदाहरण को देखेंगे तो आप लोगों को ये सीधा वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था, तो आपको खुद करना है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। ये MCQ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पहला प्रश्न जो आता है ना हमारे पेपरों में, उसमें जो 10 आते हैं, 10 MCQ 10 नंबर के, उनमें डायरेक्ट ये वाला और ये वाला पूछ सकता है।
समझ गए, अंकों को बदल देगा। तो आपने ये तो अच्छे से सीखने हैं। आगे देखिए, अगला दिया है कि मान लीजिए समुच्चय n मतलब नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। और आपको पता है कि ये कहाँ से शुरू होती हैं, 1 2 3 डॉट डॉट चलते रहेगा, 1 से लेकर शुरू होती हैं। तो आपको समुच्चय n जो दिया है वो 1 2 3 4 5 करके दिया है। आगे a कॉमा b अगर आपको दिया हो तो उनके बीच संबंध है a बराबर b-2। साथ में एक चीज़ और लिखी है कि b जो है वो बड़ा है 6 से, b 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और आगे क्या दिया है कि आपको द्वारा प्रदत्त संबंध r है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। 2,4 क्या इस r के अंदर इस नियम को अगर रखता होगा तो इसके अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे 3,8 आएगा, कौन सा आएगा कह रहा है, ठीक है। इसमें आपको दिखाना कुछ नहीं है, बस इसमें बताना है कि क्या कौन सा आएगा। तो वही है सेम चीज़, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। तो देखिए ये मैंने लिखा है, पहला वाला गलत हो गया, क्यों? 2,4 है, पहला a है 2 b है 4। अब बताओ, यहीं पर लिखा है b जो है वो बड़ा होना चाहिए 6 से, ठीक है। b जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। b क्या है, दूसरा वाला 4 है ना, तो पहली चीज़ 4 तो हो ही नहीं सकता, यानी इन तीनों में से एक होगा। पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, अगर आप कभी ऐसा गलती मत करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे में, a बराबर b-8 b-2। तो हमने 3 और 8 में रखा, 3 बराबर a की जगह 3 रखा, b की जगह 8 रखा, तो 3 बराबर 6 आया, जो हो नहीं सकता, यानी गलत हो गया। 6 और 8 रखा तो 6 बराबर 6 आ गया, 6 बराबर 6, a की जगह 6 रखो, b की जगह 8 रखो, तो बराबर आ गई। इसका मतलब यही वाला सही है, सी वाला। डी वाले को आप रखोगे तो 8 बराबर 7-2 5, 8 बराबर 5 तो होता ही नहीं है, तो वैसे ही गलत हो गया ये तो अपने आप ही। तो इस तरह से क्या होगा, आपका एमसीक्यू भी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा हमने कर दिया है यहाँ पर चैप्टर। आपको बहुत सारे क्वेश्चन घर में करने हैं जो बताए गए हैं, उनको करो और बार बार रिवीजन करो। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खुले और तब आप तैयारी शुरू करो, और तैयारी शुरू करोगे तब तक कई बच्चे आगे पढ़ चुके होंगे और बाद में आपका सिलेबस छूट जाएगा या समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी अगर मिल रहा है वक्त तो एक बार करो, 2 बार करो, बार बार उनको शुरू करो, ताकि जब आपका लॉकडाउन खुले तो आप आने वाले चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस करो, इन चैप्टरों पर कम करो। तो आपको जिस समय पढ़ाया जाए उसी समय उनको अच्छे से सीख लो, ठीक है। अगला कल जो हमारा आएगा वो आएगा फलनों के प्रकार। तो 2 तरह के फलन होते हैं, एक एक की, और 2-3 टाइप के और भी होते हैं, तो हम उन सब चीज़ों को करेंगे। मेन हमारा यही 2 फलनों के ऊपर है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। चलिए, नमस्कार।